जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को BPSC की जो जनरल स्टडी थी उसमें जो कुछ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या हिस्ट्री, ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस था उसका डिस्कशन किया था। और आज उसी कड़ी में मैं एक बार फिर से TRE से संबंधित जनरल स्टडी का ही पेपर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग मैथ, साइंस और जीके के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पर बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये आपके पेपर का ही है, क्योंकि यहां पर हमने QR लगे हुए आप देख सकते हैं। और ये आपके पेपर का 31 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है कि x की पावर 4 और प्लस y की पावर 4 का मान 17 है। और एक चीज़ और पूछा गया है कि और कहा गया है कि x प्लस y का मान 1 है। और हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या होगा। यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि BPSC देता है। अब एक चीज़ यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करने जाए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, उसके बाद सॉल्व होगा। तो इससे हम लोग ट्रायल मेथड से चलते हैं। अब ट्रायल मेथड में क्या होगा कि अगर यहाँ पर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पर अगर 2 रखें तो 1 का पावर 4 तो 1 आएगा, और 2 का पावर 4 का मान 16 आएगा, तो 17 हो गया। इसका मतलब x का मान 1 और y का मान 2 आ सकता है। लेकिन यहाँ जब x का मान 1 रखते हैं और प्लस में y का मान 2 रखते हैं तो ये 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर -1 रखे तो आपको पता है कि निगेटिव का पावर अगर इवन है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर अगर -1 रखेंगे तो -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 16, तो 16 और 1 17, यानी ये समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा। और यहाँ पर यदि x का मान -1 रखें तो -1 और +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जिससे कि ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो है x का मान -1 और y का मान 2 रख दीजिए, या x का मान 2 और y का मान -1 रख दीजिए, बन गया। अब देखिए यहाँ पर रखिए, तो x के जगह पर अगर -1 रखिएगा या x के जगह पर 2 रखिएगा तो कहिएगा -1 का स्क्वायर और गुने 2 का स्क्वायर। फिर बीच में माइनस है, 2 x का मान -1 और y का मान 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 दूना 4, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 8, जो कि यहाँ पर अपना सही आंसर A है। क्या है? A सही आंसर है। ये सबसे अच्छा मेथड है शॉर्टकट में ट्रायल मेथड से बनाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये आ गया आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन जल में घुलनशील है? क्या कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में सभी? तो अगर बात करें हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के, फिर आयरन ऑक्साइड के या जिंक ऑक्साइड के, तो ये जो सभी है, सभी क्या है? जल में घुलनशील है। इस प्रकार से जो अपना सही ऑप्शन हो जाता है वो D हो जाता है। अगर आप CaO को जल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो यहाँ से आपको पता होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसी प्रकार से यदि आप FeO को जल से अभिक्रिया करवाइएगा तो यहाँ से आपको क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, OH3 बनेगा। और फिर उस प्रकार से अगर जिंक की अभिक्रिया करवाइएगा, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाइएगा तो यहाँ से क्या बनेगा? ZnHO2, ये अभिक्रिया बनेगी। आगे भी कुछ बनता है, ये बनेगा। यानी सभी जो है जल में घुलनशील है, और इस प्रकार से अपना जो सही आंसर हो जाता है वो D हो जाता है।
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ये जीके का प्रश्न है। कहता है कि भारत में घड़ियाल प्रजाति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, कार्बेट उत्तराखंड में, मुरैना मध्य प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है वो मुरैना हो जाता है। क्या हो जाता है? मुरैना। अब इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में मुरैना के पास देवरिया में घड़ियाल प्रजाति केंद्र है। मुरैना जिला के देवरिया में घड़ियाल प्रजाति केंद्र है। यह केंद्र मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां घड़ियालों की प्रजाति और पुनर्वास के लिए काम किया जाता है। यह केंद्र इको पार्क में बना है। कहाँ बना है? इको पार्क में बना है। और यहाँ घड़ियालों के अलावा कछुए और मगरमच्छ के लिए भी प्रजनन और पुनर्वास की सुविधा है। याद रखेंगे, यहाँ जो मुरैना जो है, यहाँ पर सिर्फ घड़ियाल ही नहीं बल्कि वहाँ पर कछुओं के लिए और मगरमच्छों के लिए भी प्रजनन के केंद्र और प्रवास की सुविधा है। और ये मुरैना मध्य प्रदेश देवरिया के पास है। इस प्रकार से जो अपना सही आंसर है वो चला जाता मुरैना की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये मैथ्स का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई का प्रश्न है। कहता है कि कितने वर्ष में 7500 रुपये, यानी पी का मान क्या दे दिया? 7500 रुपया, यानी 7500 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो रेट कितना हो गया? 8% दर से 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कहने का मतलब है कि जितना इसका प्रिंसिपल है उतना ही इसका एसआई हो जाएगा ना। यानी ये 7500 है और 7500 इसका साधारण ब्याज हो जाए तो ये कहेंगे कि अपने का क्या हो गया? 2 गुना। और एसआई का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? पी। तो पी का मान कितना है? 7500। पी गुने आर गुने टी, अब बट्टा में क्या होता है? 100। और यहाँ पर क्या है? एसआई का मान कितना दिए हुआ? 7500। यानी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बट्टे 100 का मान कितना आ गया? 7500। 7500 से 7500 कैंसिल ना, इसको काटिएगा तो ये 8 से कटेगा ये 12.5 मरतबे, और उसको उधर ले जाएगा तो टी का मान कितना आ जाएगा? 12.5 वर्ष। ये सही हो गया। अब चलिए, अब इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं भी अगर आपको साधारण ब्याज का सवाल दे दे और कह दे 2 गुना हो जाए तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो रेट दिया गया है, रेट कितना दिया गया है? 8 से 100 को भाग दे दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। 8 से 100 को भाग दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा? 12.5। समझे बात को? कुछ नहीं करना है, इतना लाई लपेटा करना ही नहीं है। जो रेट दिया है उससे आप क्या करेंगे? 100 को भाग दे देंगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये तो आपको हमने करके डिटेल में दिखलाया, लेकिन डायरेक्ट अगर इतना करने का टाइम नहीं है तो 100 को क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे। अब चलिए ना, इसी पर हम एक और सवाल बना के बताते हैं। मान कर चलिए यहाँ पर क्या दे दिया? 10 दे दिया। चलिए, अब हमसे कहा कि 7500 रुपया 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। कितने दिन में बताइए? तो अब इधर लेंदी बनाएंगे, इधर शॉर्टकट बनाएंगे। तो देखिए रेट कितना है? 10%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 को 10 से भाग दे देना है। देखिए 10 वर्ष में, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए इधर लेंदी में बनाते हैं डिटेल में। तो देखिए पी क्या दिया गया है? 7500 रुपया। यहाँ पर रेट कितना है? अब 10%। हमसे पूछा क्या गया है? टाइम। लेकिन कहता है कि 2 गुना हो जाए। 2 गुना कहने का मतलब है कि मेरा जितना प्रिंसिपल है उतना हमको ब्याज भी मिल जाए। तो एसआई कितना हो गया है? 7500 रुपया। अब देखिए एसआई का फार्मूला क्या होता है? पी यानी प्रिंसिपल गुने, तो कहेंगे पी कितना है? 7500 गुने रेट कितना है? 10 गुने टी बट्टा में क्या? 100
आगुने में, अब बराबर, सॉरी ये बराबर का चिन्ह है, ये कितना आना चाहिए, ऐसा 7500। देखिए 7500 से 7500 कैंसिल, यहाँ इसको काटेंगे 10 मरतबे कटेगा, टी का मान निकालिए, देखिए 10 वर्ष आया कि नहीं आया। तो कभी भी टी पूछा जाए, 2 गुना के लिए टी पूछा जाए तो 100 को रेट से भाग दे दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष यहाँ भी है और 10 वर्ष वहाँ भी आया है, इसलिए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1938 में, 1939 में, 1937 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बतला दें, सुभाष चंद्र बोस 1938 में बने थे। कब बने थे? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और यहाँ ये रहा डिस्कशन, आप यहाँ देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सन 1938 में उन दोनों के बीच राजेंद्र प्रसाद और नेताजी के 22 सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिख रहे हैं। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। किसको चुना था? सुभाष को। किसने चुना था? महात्मा गांधी जी ने। यानी 1938 के कांग्रेस अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। उनके नेतृत्व कौन किए थे? उनके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इस बात का चर्चा हम अपने हिस्ट्री के सेशन में कर चुके हैं ऑलरेडी, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पोखरा है। क्या है? पोखरा है। ये करेंट अफेयर से लिया गया प्रश्न है। पोखरा को नेपाल सरकार ने पर्यटन की राजधानी घोषित किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब हुई थी? नवंबर 1928 में, 8 नवंबर 1929 में या 8 दिसंबर 1927 में। तो इसका सही आंसर हो जाता है 8 दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई थी। चलिए अब बात उठती है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपकी परीक्षा का 38 नंबर क्वेश्चन था। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है, गैर ओहमिक। क्या आया है? गैर ओहमिक। गैर ओहमिक प्रतिरोध। तो अगर गैर ओहमिक प्रतिरोध है तो एक नाम आप और सुन लीजिए, प्रतिरोधक। तो एक नाम और आप सुन लीजिए, ओहमिक प्रतिरोधक। ओहमिक प्रतिरोधक। देखिए, जो प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन करता है, जो प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन करता है वो ओहमी प्रतिरोधक होता है। ये किसके नियम का पालन करता है? ओम के नियम का। ओम के नियम का। ओम के नियम का क्या करता है? का पालन करता है। पालन करता है। जो प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन करता है वो ओहमिक प्रतिरोधक होता है, और जो प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है,
जो प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे गैर ओहमिक प्रतिरोध कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नाइक्रोम हो गया, तांबा हो गया, आयरन हो गया ना, तो ये सब जो है ये सब ओम के नियम का पालन करता है। लेकिन यहाँ पर टॉर्च बल्ब, इसके साथ वाटर वोल्ट मीटर, ये सब ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो ये सब गैर ओहमिक हो गया। एग्जाम्पल लिख देते हैं हम यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टॉर्च बल्ब और वाटर वोल्ट मीटर, ये दो जो है ये गैर ओहमिक है। अब ओहमिक की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आयरन, क्या आ जाएगा आयरन, इसमें आ जाएगा नाइक्रोम, इसमें आ जाएगा तांबा, इसमें आ जाएगा टंगस्टन। ये सब जो है ये सब जितने भी प्रतिरोध है जो रेड रंग से मैंने लिखा है ये सब ओम के नियम का पालन करता है, और ये जो है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाता है वो क्या आ जाता है, सी। चलिए खैर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है खंभात की खाड़ी में। कहाँ, खंभात की खाड़ी में। अब जरा इसका डिस्कशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि देश में ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता 8000 मेगावाट है। इसमें से गुजरात के खंभात की खाड़ी में करीब 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में 1200 मेगावाट और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के गंगा डेल्टा में 100 मेगावाट निर्माण क्षमता है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। उससे कम कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। उससे कम कहाँ है, सुंदरवन डेल्टा में जो गंगा बनाती है। सबसे कम है यहाँ पर 100 मेगावाट है। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं खंभात की खाड़ी में। किसकी खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। इसका क्षमता कितना है, 7000 मेगावाट। अच्छा, गंगा डेल्टा का तो इसका हो जाएगा 100 मेगावाट। और कच्छ की खाड़ी का तो इसका हो जाएगा 1200 मेगावाट। ये बात भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दिया गया था उसका कुछ डिस्कशन। चलिए, ये मैथ्स के सवाल हैं और इसे आप सॉल्व कीजिए। कहता है कि ये मान दिया गया है और कहता है कि इसका मान क्या होगा। यानी 0.3125 और इसका पावर दिया गया है -2/5 और कहता है कि इसका मान क्या होगा इसमें से। तो सबसे पहली बात देखिए कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। इसका यूनिट प्लेस 5 है। तो चलिए थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो है ना ये 0.03125 का पावर जो है -2/5, तो ये दशमलव को उड़ा करके बट्टा मिलाते हैं, हटाते हैं 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0। अब चलिए, अब इसे जब आप काटेंगे तो देखिए
अब इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस को जब आप हटा दीजिएगा तो ये उलट जाएगा, क्योंकि पता है कि x के पावर -1 का मतलब होता है 1/x ना। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 पर 5 की 0 बट्टे 3125 का पावर 2/5। क्यों? माइनस हटाए ये पलट गया, माइनस हटाए तो क्या हो गया, पलट गया। अब आप इसे ऐसे लिख दीजिए, सुविधा के लिए आपको बताते हैं, सीखने के लिए इसे ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 के बट्टे 3125 और फिर गुने 1/5 और यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 अब बट्टा में, अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो इतने आ जाएगा। अब इसका मतलब होता है कि 5 गो में से एगो को लेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 है। अब इसका पावर 1/5 है, तो यानी ऊपर का वैल्यू हो जाएगा 10 और नीचे का वैल्यू आ जाएगा 5। कैसे? देखिए 5 को 5 बार गुना कीजिए, 1 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125, तो 5 आ जाएगा। फिर गुने उसी प्रकार से 10 और बट्टा में क्या आ जाएगा 5। आप दोनों को गुना कीजिए या काट दीजिए, तो इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा ये 2 और इसको काटिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना 4, ये हो गया। अब आप कहिएगा इतना लेंदी परीक्षा में कैसे सोचेंगे, तो कुछ मत कीजिए, इसे काटिए, वैसे बना सकते हो, वैसे इसका आंसर सही आ गया। अब नहीं ज़्यादा कुछ करना है तो देखिए 3100 क्या है ये, 1 मिनट, ये क्या था 0.0325, आकर पावर कितना था -2/5, तो इसको दशमलव हटाइए, हटाएंगे तो कितना 5 को 0 आएगा, काटिए 625 मरतबे 5 से कटेगा या 25 मरतबे कटेंगे तो कहेंगे 25 से कम 25, 125 मरतबे कटेगा, इसको 25 पंचे 100 4000 आएगा ना। अब चलिए फिर 25 से काटेंगे तो 25 से ये 5 मरतबे कटेगा और इसको 25 से काटेंगे तो कहेंगे 25 से कम 25, ये 16 160 मरतबे कटेगा। अब इसको काटिएगा 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 32 पंचे कितना 160, यानी ये आ जाएगा 1/32 की पावर -2/5। अब आप इसे क्या कीजिए, माइनस को हटाइएगा तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 की पावर 2/5। अब 2/5 का मतलब क्या हो गया, 32 की पावर 1/5 गुने 32 की पावर 1/5। अब इसका मान आ जाएगा 2 और उसका मान भी आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 दूना 4, यानी सी आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न ये कहता है कि यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए और तब यहाँ से मान निकालिए। तो देखिए 1/5 के पावर कितना है 3x है और यहाँ पर दे दिया है 0.0008, यही है ना, सॉरी गलत कर दिया है। 1/5 के पावर कितना है 3x और तब यहाँ दे दिया 0.008, दशमलव हटाइए, बट्टा में कितना आ जाएगा 3 गो 0 ना। अब यहाँ से काटिएगा तो 8 से 100 काटिएगा तो ये 125 मरतबे कटेगा, कट जाएगा। अब यहाँ से आप कहिएगा तो कहेंगे 1/5 के पावर 3x। अब 125 को आप क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3, तो हो जाएगा 1/5 के पावर 3। देखिए बेस समान है तब पावर भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो यहाँ से 3x का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान जब 1 आया तो यहाँ रखना है, तो यहाँ पर रख दीजिए तो कहेंगे 0.25, एक पावर कितना आ गया 1, यानी 0.25 ही आएगा इसका आंसर, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपके प्रश्न क्वेश्चन बुकलेट का क्या था 45 नंबर प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि केंद्रीय विधानसभा में
हानि रहित बम किसने फेंका था? क्या वो बटुकेश्वर दत्त थे, जतीन दास थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, उपयुक्त में से एक से अधिक थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं थे? तो केंद्रीय विधानसभा में जो हानिरहित बम जो फेंके थे वो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। कौन फेंके थे? भगत सिंह जी फेंके थे। ये दो व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो केवल बटुकेश्वर दत्त का ही नाम है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जरा हम लोग डिस्कशन की ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। यह घटना 8 अप्रैल 1929 को हुई थी। यानी यह घटना कब घटित हुई थी? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के सदस्य थे। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के विरोध में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है कि सही क्रम को सजाइए। अब चलिए यहाँ पर हम एक पकड़ते हैं, उसके बाद सबको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 31/36 है, उसके बाद 17/18 है, उसके बाद 59/60 है और उसके बाद 43/45 है। कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले नीचे वाला का आप क्या कीजिए? लघुत्तम ज्ञात कीजिए और 36, 18, 60 और 45 का लघुत्तम ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। तो लिखिए यहाँ पर भी 180 1, फिर इसके लिए भी 180 2, फिर इसके लिए भी 180 3, फिर इसके लिए भी 180 4। 4 गो है। अब बताइए 36 को कितना से गुना किए होंगे तो 180 आया होगा? 5 से। तो 31 को 5 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 155। फिर देखिए 18 को कितना से गुना किए होंगे तो 180 आया होगा? 10 से। तो 17 को 10 से गुना कीजिए, कितना आ गया? 170। 60 को 3 से गुना किए होंगे तब 180 आएगा, तो 59 को 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 177। नहीं आ जाएगा? फिर 45 को 4 से गुना किए होंगे तो 180 आया होगा, तो 43 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 के 2, हासिल 1, 4 चौका 16, 117। अब इसमें जो सबसे बड़ा है उसको अंत में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है ये, यानी ये वाला 177/80। तो सबसे बड़ा कितना है? ये हो जाएगा। इसी का मान तो ये आया है, तो यानी 59/60। इसके बाद उसके बाद किसका स्थान है? इसका है। तो उसके बाद ये आएगा, तो ये आ जाएगा 43/45। फिर उससे बड़ा ये है, तो उसके बाद इसका स्थान आएगा 17/18 का, और सबसे अंत में आएगा 31/36 का। अब देख लीजिए 31/36, 31/36, 17/18, 17/18 और यानी, और उसके बाद 43/45 है, तब ये यानी 20 सही है। क्या हो गया सही? 20 सही हो गया इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। क्या वो प्लीहा है, पेट है, यकृत है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले हम आपको कुछ डिस्कशन बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि मलेरिया परजीवी मानव शरीर में यकृत और अस्थि मज्जा में जमा होता है। यानी मलेरिया परजीवी कहाँ रहता है? एक तो यकृत में रहता है, दूसरा कहाँ रहता है? अस्थि मज्जा में जमा रहता है। अब कहता है कि मलेरिया परजीवी
संक्रमित मच्छर के काटने के बाद यकृत में पहुंचता है और वहां गुना करता है यानी बढ़ता है। उसके बाद यह लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी को संक्रमित करता है। हाल ही के शोध में पता चला है कि अस्थि मज्जा भी मलेरिया परजीवी के भंडारण के रूप में काम करता है। तो मलेरिया परजीवी के भंडारण के रूप में दो स्थान होता है, एक तो आपने देखा यहाँ पर एक यकृत है और दूसरा क्या अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ऑप्शन में केवल यकृत है यानी सी सही आंसर हो जाएगा, लेकिन सी के साथ साथ एक कौन हो जाएगा, अस्थि मज्जा। ये भी याद रखेंगे ये ना, यानी सी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है? क्या रक्त, सिरका, धुआं उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ज़रा हम लोग इसका भी डिस्कशन देख लेते हैं, तब तो आंसर खुद ही आप बताइएगा, क्योंकि ये आपका PYQ है। देखिए यहाँ जब आप देखेंगे तो कोलाइड के विलयन के बारे में, कोलाइड के कुछ उदाहरण जैसे कि दूध, रक्त, टूथपेस्ट, जेली, कोहरा, बादल, मक्खन और मोती, ओमल और रंगीन क्या, रत्न। अब ये सब क्या है, ये सब कोलाइड के उदाहरण है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कौन कोलाइड के उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रक्त भी आया है, दूध, रक्त, और यहाँ पर देखिए रक्त है, धुआं है, धुआं है, धुआं मतलब यहाँ पर कोहरा आ सकता है इसमें, धुआं, बादल। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो केवल सिरका नहीं है। क्या नहीं है, सिरका नहीं है कोलाइडी विलयन ना, तो यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी है और ये भी है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जरा इसके बारे में हम लोग डिटेल से वर्णन कर लेते हैं कोलाइड के बारे में कुछ बात। तो यहाँ पर देखेंगे कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड विलयन में विलय के कण को कोलाइड कहते हैं। कोलाइड में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है लेकिन निलंबन के कण से छोटा होता है। कोलाइड में कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को प्रकीर्णित कर सकता है और टिंडल प्रभाव दिखा सकते हैं। कहता है कि कोलाइड मिश्रण ठोस, तरल या गैस हो सकते हैं। कोलाइड मिश्रण के 8 प्रकार हैं। कोलाइड मिश्रण को आमतौर पर मूल अवस्थाएं ठोस, तरल या गैस द्वारा वर्णित किया जाता है। ये कुछ कोलाइड के बारे में कुछ और बातें थी जिसे याद रखने की ज़रूरत है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी उत्पादन में, माचिस उत्पादन में, बैटरी फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, बैटरी उत्पादन में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका डिस्कशन भी हम लोग पहले करते हैं, तब आप खुद बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा गया है कि मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरी के निर्माण यानी बैटरी उत्पादन में, फोटोग्राफी में, चमड़ा और माचिस उद्योग में भी किया जाता है। यानी इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, माचिस उद्योग में, फोटोग्राफी उद्योग में, बैटरी में, सब में किए जाते हैं। इस प्रकार से अपना जो सही आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है। क्या हो जाता है? डी हो जाता है। अब जरा इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं और कुछ बातें यहाँ से हमको जानने को मिलेगा जो याद रखने वाली बात है। क्या है? तो कहता है कि साथ ही इसका उपयोग पेंट में और कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। पेंट में भी, कलर करने वाले में भी और कीटनाशक दवा में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में होता है। यानी मैग्नीज का प्रयोग पेंट में, कीटनाशक दवा में, इसके बाद माचिस बनाने में, बैटरी के निर्माण में, फोटोग्राफी में के साथ साथ और यहाँ पर चमड़े उद्योग में भी मैग्नीज का प्रयोग होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा
आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए, अब प्रश्न कहता है, पहले से पढ़िए और तब जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? पसली, सेरेब्रम, कान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कान का काम तो होता है सुनना, ये सुनता है किसी भी चीज को। अगर नियंत्रण की बात करें तो ये सेरेब्रम का काम है, जो ब्रेन का एक भाग है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब जरा इसका डिस्कशन आप देख लीजिए, ये भी यहाँ दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। कहता है कि मानव शरीर के संतुलन को मस्तिष्क का सेरिब्रम नियंत्रित करता है। सेरिबेलम को कभी कभी छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह खोपड़ी के पीछे स्थित होता है। सेरिबरम के अलावा मस्तिष्क के कई और हिस्से भी संतुलन में योगदान करते हैं। इनमें वेस्टिबुलर प्रणाली है। इनमें से कौन है? वेस्टिबुलर प्रणाली। केवल आप सेरिबेलम को ही इसके लिए नहीं कह सकते, एक वेस्टिबुलर प्रणाली है, सिस्टम है, वेस्टिबुलर सिस्टम, जो भी शरीर के संतुलन में क्या करता है? सहायक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? कहता है कि ऊर्जा स्रावित होता है, बात तो सही है, तथा एडीपी के रूप में भंडारित रहता है। जी नहीं, एटीपी के रूप में। यहाँ पर क्या होना चाहिए? एटीपी के रूप में भंडारित रहता है, तो ये तो गलत हो गया। ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होता है, ये भी गलत है। ऊर्जा स्रावित होता है और एटीपी के रूप में भंडारित रहता है, ये सही बात है, यानी सी इसका सही आंसर हो गया। एडीपी नहीं, एटीपी होगा, यानी सी यहाँ से क्या हो गया इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो ये हिस्ट्री का प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स, सर विलियम बेंटिंग, सर जेम्स टॉड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने, यानी ए इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, भारत में पानी के सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन में के लिए किया जाता है? उद्योग के लिए, घरेलू के लिए, सिंचाई के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होने वाला है सिंचाई में। भारत में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाता है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाता है। जरा इसका डिस्कशन भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर कहा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कृषि में होता है। नदी और भूजल के करीब 70% हिस्सा कृषि इस्तेमाल में किए जाते हैं, कृषि में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी नदी और भूजल जो है उनके 70% जल का उपयोग जो है वो कृषि उत्पादन में किया जाता है। कृषि क्षेत्र में पानी की खपत का हिस्सा ज़्यादा होने की वजह से देश में हर साल करीब 7,61,000 अरब लीटर मीठे जल की निकासी होती है। कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पानी की खपत 4,913 से 5,800 किलो लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। ये है इसका रेशियो। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और बताइए। कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। लेकिन थोड़ा हम लोग कमेंट देख लेते हैं, तो सॉरी कमेंट कहते हैं, डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जेपी नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। यानी इस प्रकार से जेपी नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, और ये गठन कब हुआ था? 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। अब जरा इसका डिस्कशन भी आप देख लीजिए। इसका डिस्कशन बड़े प्यार से यहाँ पर दिया गया है, कुछ डिटेल्स बातें। ये तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, कब हुआ? 17 मई 1934 में। कहाँ किया गया था? पटना में। किसके द्वारा? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के द्वारा।
अब आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। हुइम महासचिव के रूप में पदभार संभाला और कोलकाता के बोमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी, और इनके महासचिव या संस्थापक कौन थे? एओ हुइम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये मैथ्स का सवाल है और इसे हम लोग बनाएंगे। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? अनुपात है 14 अनुपात कितना? 25। कितना है? 14 अनुपात 25 है। और अंतर कितना है? 200 कितना? 264 का है। तो दोनों संख्या में से छोटी संख्या, दोनों संख्या में छोटी संख्या। तो अब एक काम करते हैं, इसे अगर हम लोग 14x मान ले तो ये मिल जाएगा कितना? 25x। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 14 में से 25 से गया तो कितना आ जाएगा? 11x। और इस 11x का मान कितना दिए हुआ है? 264। इसे काटेंगे तो कहेंगे 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, यानी x का मान कितना आ गया? 24। हमसे क्या पूछा गया है? छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन है? 14x। 14x का मान क्या आ जाएगा? 24 गुने 14। अब इसे जब आप गुना कीजिएगा तो कहेंगे 14 चौका 56 हासिल 5 और 14 दूना 28 और 5 33, यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। ये मैथ्स का सवाल था, क्योंकि जनरल स्टडी का पेपर है तो इसमें मैथ्स भी आएंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब आएंगे। तो ये था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब पढ़िए इसे और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अब प्रश्न कहता है कि झारखंड में घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, अभ्रक के लिए, तांबा के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए? किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो ज़रा हम लोग जान लेते हैं घाटशिला के बारे में। देखिए तो यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि झारखंड के घाटशिला में तांबा और यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, यानी तांबा और यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। अगर बात करें तो घाटशिला एशिया की पहली तांबों के खदानों के लिए जानी जाती है। यहाँ इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स यानी ICC है। इसमें भूमिगत तांबे के खदानें, सांद्रक संयंत्र और प्रगलन संयंत्र है। घाटीशिला के पास भारतीय यूरेनियम निगम के कारखाना है जो देश के यूरेनियम की ज़रूरत को पूरा करता है। यानी झारखंड के जो घाटशिला है वो यूरेनियम और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम और तांबा के लिए। यहाँ पर आ जाएगा यूरेनियम भी यहाँ पर आ सकता है। तो यूरेनियम और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि जब तांबा के लिए पूछा है तो अगली बार यूरेनियम के लिए पूछते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? क्या वो गंडक नदी है, कोसी नदी है, काली नदी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या कोई नहीं? तो वो काली नदी है। क्या है? काली नदी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। इसे महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? महाकाली नदी। काली नदी भारत से नेपाल की पश्चिमी सीमा को अलग करती है। नेपाल की पश्चिमी सीमा से भारत को अलग करने वाली नदी कौन है? काली नदी। यह नदी उत्तराखंड राज्य से होकर बहती है। काली नदी की लंबाई 350 किलोमीटर है। काली नदी की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर अगला प्रश्न। सबसे इजी प्रश्न है, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 10th का NCERT से लिया गया ये प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि सरक प्रकाश में उपयोग आने वाली बल्ब को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी एवं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी C इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब प्रश्न कहता है कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? फ्रांस, डेनमार्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गर्भपात अधिकार को सुनिश्चित करने वाला वो देश बना है फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्भपात को अधिकार बनाने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संसद में दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया था। यानी ये कौन सा देश है? फ्रांस है। ये कौन सा देश है? फ्रांस है। यानी सी इसका सही आंसर हो जाता है, सी हो जाता है इसका सही आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैथ्स का क्वेश्चन सब वैसे बताइए। कहता है कि एक कमरे 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। तो देखिए, जैसे अगर ये कमरा है, इसकी लंबाई जो है लंबा 8 मीटर है और चौड़ा 6 मीटर है। ऊंचाई की बात करें तो ऐसे इसको निकालेंगे तो ये ऊंचाई है, जो ये ऊंचाई की बात है। अब इसमें जो खंभे रखे जाएंगे वो सबसे लंबा खंभा जो होगा वो इस छोर से चलेगा और ऐसे करके इस छोर में जाएगा। और ये जो है आप देखेंगे तो ये जो घर है ये घनाभ के रूप में है और ये जो विकर्ण है ये इसका बॉडी डायगोनल है, यानी इसका पिंड विकर्ण है, ये बॉडी डायगोनल है। और बॉडी डायगोनल का फार्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², यानी तीनों के स्क्वायर को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकालिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। यानी 100 और 100 200। √200 का मतलब हो गया 10√2। कहीं है? देखिए सी आंसर है ना, ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन से शुरू किया था? मार्च 1837 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, मार्च 1838 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, या मार्च 1936 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज़रा हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल करके राष्ट्रीय पुस्तकालय रखा, नाम दिया था। 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता जनता के लिए खोला गया था, जिसका उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। यानी जनता के लिए ये 1 फरवरी 1953 में खुला था, और जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इस प्रकार से इसका सही आंसर जो आ जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कब खुला था? 1 फरवरी 1953 को। इस बात को याद रखेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण है। मूल अग्र पर ऑक्सीजन की सांद्रता, परहोड़ छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, परहोड़ के छायावाद भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, परहोड़ के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जरा इसका डिस्कशन आप देख लीजिए।
यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन वह हार्मोन है जो पौधे को प्रकाश की ओर झुकाता है। प्रकाश प्राप्त करने वाले क्षेत्र में मौजूद कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित ऑक्सीजन तने के छायादार हिस्से की ओर बढ़ता है और उस हिस्सा को लंबा करता है। इस प्रकार टहनी प्रकाश की ओर झुकी हुई दिखाई देती है। यानी ये जो है ये क्या करता है, ये प्रकाश प्राप्त करने वाले क्षेत्र में मौजूद कोशिका के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। किसको? ऑक्सीजन को। और वो जो छायादार भाग है उस भाग को क्या करता है, वो लंबा करता है। चलिए यहाँ पर देखिए और इसे जवाब दीजिए। दोस्तों आप इसे सॉल्व करके बताएंगे, स्क्रीनशॉट लगा लेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो शेष जो क्वेश्चंस बच गया है उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और यूँ ही कमेंट करके बताते रहिए कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।